सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस। और लास्ट चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिया था क्लास 9th का, ठीक है। सेल बहुत अच्छे से समझ आया था, बस एक डाउट था सभी को, एक थोड़ा सा कमी रही लास्ट वाली वीडियो में कि जो मेरा कैमरा था वो लास्ट मोमेंट पे बंद हो गया था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैंने ऑडियो में कवर करने की कोशिश की और आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है। अब आपने थंबनेल में जान ही लिया होगा कि ये वाला वीडियो जो है वो किसके बारे में बनने वाला है। तो वो वीडियो है, अब ये जो है वो है क्लास 9th का ही एक और चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मैटर अराउंड अस या मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो मैटर हैं उनके बारे में। अच्छा, केमिस्ट्री में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि केमिस्ट्री में 9th क्लास का जो सिलेबस है मेरे हिसाब से, हालांकि एनसीईआरटी बेस्ट देने की कोशिश करती है आपको, बट मेरे हिसाब से अगर केमिस्ट्री के चैप्टर्स को हम लोग ना पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने उनको ऐसे उल्टा ही दे रखा है, तो हमें उल्टा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से वेलकम अगेन। और मैं आपको लास्ट बार की तरह हर बार इस बार भी बताऊंगा कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल गुरुकुल क्लासेस। एंड मैंने पिछली बार नंबर लिखा था तो वो लोगों को समझ नहीं आया शायद, ठीक है, 594, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, और चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब पहले आप ये जानिए कि मैटर होता क्या है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम टच कर सकें, जो अपनी जगह बताती हो, जिसके अंदर थोड़ा सा भी वेट हो, स्पेस कवर करती हो, और उसे हम जब भी छुएं तो हमें पुश बैक जैसे फील होता हो। जैसे अगर मैं इसे टच कर रहा हूं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। अब मैटर की जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट होती हैं, एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, और एक होती है गैसियस स्टेट। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है, देखिए, हर एक मैटर्स जो ये स्टेट्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे से टाइनी से पार्टिकल्स हैं। उन्हीं टाइनी पार्टिकल के बेसिस पे ही हमने इन स्टेट्स को डिवाइड किया है, ठीक है। बात समझ आ गई। जैसे टाइनी, अब मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूं कि अगर आपके क्लासरूम में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंस हैं। बहुत ज़्यादा कैसे हैं, डेंसिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। कम भीड़ है तो कम डेंस है। 1-2 बच्चे हैं मतलब डेंसिटी है ही नहीं। समझ आ गया आपको। डेंसिटी आप ऐसे जानेंगे, अब डेंसिटी वर्ड को शायद भूलेंगे नहीं, ठीक है। और डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम याद रखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, जब ज़्यादा लोग होंगे तो डेंसिटी हाई होगी, ज़्यादा कम होंगे तो डेंसिटी लो होगी। तो जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होंगे, बहुत सारे होंगे, डेंस होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड। जब वो पार्टिकल्स थोड़े से कम दूर होंगे तो उसे कहेंगे लिक्विड, और बिल्कुल बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं, बहुत काफ़ी दूरी पे हैं, तो उसे कहेंगे गैसियस स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब आपको जानना है कि अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, देखिए, एक तो ये हमेशा, अच्छा, इस बार मैं थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट टाइम मुझे बोलते बोलते, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी भी पीता हुआ चलूँगा, तो आई होप इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। नोट्स आपको फिर से टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे नोट्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, पहली बात तो पार्टिकल्स जो है ना वो लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स एक जगह पर नहीं रहते हैं, लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, हमेशा वो मूवमेंट शो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स बताइए कौन से मूव कर पाएंगे, आप बताइए, क्या गैस वाले पार्टिकल्स मूव करेंगे या लिक्विड वाले या सॉलिड वाले। देखिए, जिनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा डेंस नहीं होंगे, अगर क्लास में बच्चे कम हैं तो ऑब्वियसली बात है कहीं भी बैठ जाओ, है ना, तो मूवमेंट भी ज़्यादा हो गया, तो गैसेस के सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के, ठीक। अच्छा, अब उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। ये कैसे पता चलता है हमें, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है। एक आपने पानी का बीकर लिया और आपने देखा होगा अगर उसमें आप सॉल्ट डाल देते हैं तो वो सॉल्ट जो है वो अपनी जगह, सॉल्ट और शुगर डाल देते हैं तो वो अपनी जगह बना लेता है। आप उसको ऐसे मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा उसके अंदर, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ये चीज़ है भी या नहीं है, ठीक है। जब आपको चीज़ें पता ना चलें कि इसके अंदर है, ठीक है, तो उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और जहाँ आप
चीज़ों को अलग अलग कर पाएँ तो उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगले चैप्टर में जानेंगे इसके बारे में। होमोजीनियस में जहाँ आप अलग अलग ना कर पाएँ, छन्नी लगा के क्या आप चीनी पानी के घोल को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सैंड में और पानी में मिला दिया जाए तो आप अलग कर पाएंगे। तो जहाँ अलग अलग कर लें उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस, जहाँ अलग अलग ना कर पाएँ फिजिकल मेथड से उसे कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पेस भी कहाँ ज़्यादा होगी भाई? लोग कम है जहाँ पर, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड में, सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। फिर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब आप देखिए क्या अट्रैक्शन ऐसे पता चलता है कि ये बॉन्ड जो है ना एक आपस में ऐसे बॉन्ड बना के चलते हैं। ये पार्टिकल्स जो है ऐसे बॉन्ड बना के चलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के चलते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप इस पेन से ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करिए, क्या आपकी उंगली क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। यानी कि इसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा? सॉलिड में। लिक्विड में आप हाथ मार के जो है मूव कर पाते हैं। देखिए इसीलिए इंसान जो है वो तैर पाता है, स्विम कर पाता है पानी के अंदर, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं बट ज़्यादा दूरी पे नहीं होते। फिर बहुत ज़्यादा दूरी पे किसके होंगे? गैस। देखिए हवा में देखिए हाथ को आराम से लहरा पाते हैं हम लोग, है ना, आराम से लहरा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अट्रैक्शन अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन से होंगे? सॉलिड होंगे, फिर लिक्विड होंगे, फिर गैसियस होंगे। अब आपको बार बार इसमें प्रॉब्लम ना आए इसीलिए एक टेबल दे रखी है मैंने कि सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है और गैसियस में कैसा होता है। पार्टिकल सबसे ज़्यादा पैक किसमें होंगे? सॉलिड में। कम होंगे लिक्विड में। देखिए लिक्विड बीच में, आपको मेनली सॉलिड और गैस के बीच में जानना है। ठीक है। सॉलिड की क्या होगी? एक डेफिनेट शेप होगी। ठीक है। पानी क्या है, लिक्विड क्या है? जिसमें डाल दो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिसमें डाल दो उसकी जैसे डल जाएगा। और ऐसे ही बिल्कुल गैसियस की इंटर पार्टिकल फोर्सेज, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा। फिर कम किस में होगा? लिक्विड में। फिर उससे कम किस में होगा? नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम होगा गैसियस में। मोशन में किसके ज़्यादा रहेंगे भाई? वाइब्रेटरी मोशन में सबसे ज़्यादा रहेंगे गैस के, फिर उससे कम लिक्विड के, फिर उसके से कम सॉलिड के। फिर अगर मैं कहूँ डेंस, ज़्यादा डेंस किस में होंगे? तो सबसे ज़्यादा होंगे भाई, सबसे ज़्यादा डेंस होंगे सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है। डेंस देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। यहाँ डेंसिटी देखिए कितनी हाई है, डेंसिटी इज़ वेरी हाई। यहाँ कम है, यहाँ तो देखिए कितने दूर दूर है। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा इस वाले डायग्राम में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब आप जानिए कि जो मैटर्स हैं क्या अपनी स्टेट को चेंज करते हैं? क्या वो सॉलिड से लिक्विड जाते हैं या लिक्विड से गैस जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। बट किन तरीके से जाते हैं? देखिए अगर हम उसके टेम्परेचर में चेंज करें तो, या उसके प्रेशर में चेंज करें तो वो अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि कैसे कैसे चेंज होता है। देखिए टेम्परेचर के बेसिस पे, तो आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। एक बात याद रखेंगे, कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो या कोई भी चीज़ हो, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। जैसे वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी पे पानी और जमना स्टार्ट भी कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो टेम्परेचर को आप अगर बढ़ाएंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, और जहाँ जिस पोजीशन पे जिस टेम्परेचर वो चेंज होने लगेगा, सॉलिड जो है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होने लगेगा उसी को हम कह देते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे जिस टेम्परेचर पे तो उसी को कहेंगे हम मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसीलिए देखिए वाटर का मैंने आपको बता दिया, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसी से एक जुड़ी हुई बात है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए आप ऐसे मान लीजिए कि आपने 1 किलो आइस ली, 1 kg आइस ली। ठीक है। उस 1 kg आइस को पिघलाने में कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। उस जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट करने में लगी है उसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मतलब होता है अंदर की छुपी हुई हीट। तो द अमाउंट ऑफ हीट टू रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, मतलब आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं और कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं? 1 kg। ठीक है। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट आपको लगी उसी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मैं कहूँ अब बॉइलिंग पॉइंट वही हो जाएगा। अभी हम सॉलिड से लिक्विड गए थे, अब हम लिक्विड से वेपर में या फिर गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है। गैस की फॉर्म में, तो जिस टेम्परेचर पे
लिक्विड से गैस में ट्रांसफर होने लगेगा तो उसे कहने लगेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वही बात है फिर से, जहाँ पर 1 kg लिक्विड गैस में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए वही कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेरी वेरी इजी, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब हम जानते हैं जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जब सॉलिड फिर वापस गैस में करना हो तो और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो यहाँ पर उल्टा चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उल्टा चलना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसमें आपको एक बात और बता दूं, रूम टेम्परेचर क्या होता है? बहुत बार बच्चों को डाउट होता है व्हाट इज रूम टेम्परेचर। बेटा 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग रूम टेम्परेचर की कैटेगरी में डालते हैं। तो हम जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए और गैस में चेंज करने के लिए आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। और अगर टेम्परेचर को डाउन करा तो ये चीज़ उल्टी होने लगेगी, है ना। गैस जो है वापस से लिक्विड होने लगेगी और लिक्विड से वापस सॉलिड होने पर लगेगी। ठीक है, जैसे फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड से आप वापस क्या कर रहे हो, सॉलिड में ला रहे हो, टेम्परेचर को डाउन कर रहे हो, फ्रीजर में होता है ऐसा। ठीक है, अब क्या कभी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होती है चीज़ें? क्या कभी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होती हैं? यस, होती हैं। इसी को कहते हैं सब्लिमेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आपके घर में कपूर होगा, कपूर को आप रख दीजिए कुछ दिन खुले एनवायरनमेंट में, वो थोड़े दिनों बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। नैप्थलीन बॉल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नैप्थलीन बॉल को आप डाल दीजिए कपड़ों में, आपको कुछ दिनों बाद वो छोटी छोटी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो गई, गैसियस स्टेट में चेंज हो गई। इसमें क्या हुआ, सब्लिमेशन हुआ। बीच में लिक्विड नहीं आया, बीच में विदाउट एनी इंटरविंग ऑफ लिक्विड स्टेट, इसी को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल और है। ठीक है, आपने इसमें हाँ एक और चीज़, कैम्फर यानी कि यहाँ पर हो गया कपूर और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों ही जब आपने हीट किए तो ये लिक्विड में चेंज होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये आप देखेंगे यहाँ कॉटन लगी है, यहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे, इस कॉटन के पास ऊपर डायरेक्ट गैस फॉर्म में इकट्ठे होने लगेंगे कपूर। ठीक है, बात समझ आ गई? ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। यहाँ पर एक आपने बीकर को रख लिया, इसके अंदर कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लगा ली और इसको गर्म करने लगे तो ये डायरेक्ट जो है वो कॉटन जो ऊपर लगा रखी है उसके ऊपर रेजिड्यूज के जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई हमारी सब्लिमेशन, वेयर व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजिंग इनटू लिक्विड विदाउट इंटरविंग ऑफ लिक्विड, सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट इंटरविंग ऑफ लिक्विड स्टेट। बीच में लिक्विड स्टेट आई नहीं। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सब्लिमेशन बहुत ईजी है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं इसके 3, नैप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड के साथ कैम्फर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपको एक बताया था मैंने, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो स्टेट चेंज हो सकती है, और एक आप प्रेशर में चेंज करेंगे तब। अब देखिए, अब मान लीजिए प्रेशर में अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा। अब आप गैस के जान लीजिए, गैस, अब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए बच्चे आप सब बैठे हुए हैं और मैं कहूँ सब लोग सेंटर पे आ जाओ, ठीक है, तो अब आप बीच उस एरिया में, उसमें क्या हुआ, वहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई ना, लोगों की डेंसिटी बढ़ गई। तो जब भी आप किसी चीज़ पर प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ पर उल्टा होगा, गैस से चीज़ें पहले लिक्विड में चेंज होंगी और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड से किस में चेंज होने लगेंगी, सॉलिड में चेंज होने लगेंगी। ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा कहाँ होता है आपको बताता हूँ। ये देखिए, जब आप सॉलिड से आप अगर लिक्विड जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो फ्यूजन करना पड़ेगा। फ्यूजन यानी कि आपको टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। और लिक्विड से अगर आप सॉलिड आ रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा और इसी को कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पर मैं आपको सब्लिमेशन बता चुका हूँ। सब्लिमेशन गैस से सॉलिड में जाओ, सॉलिड से गैस में जाओ। अच्छा, अगर मैं लिक्विड से इधर आता हूँ गैस की तरफ तो वेपराइजेशन, टेम्परेचर का राइज। ठीक है, और अगर गैस से मैं लिक्विड में जाऊंगा तो इसे कहेंगे कंडेंसेशन, जो बारिश के टाइम होता है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आप प्रेशर अप्लाई करके भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो सिलेंडर है, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस से मिलकर बना होता है ना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब उसमें जो है वो
उसमें जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है गैस पड़ी होती है, उसमें क्या किया जाता है, गैस को बहुत प्रेशर के साथ अंदर डाला जाता है, तो उसकी चेंज वो गैस से किस में चेंज हो जाता है, वो गैस से चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो आप जब उसे हिलाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर है क्या, गैस है। इसीलिए जब उसका जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो आपको गैस जो बर्न होती हुई दिखाई देती है, जो कि ब्यूटेन गैस है। एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, ब्यूटेन गैस होती है, ठीक है, ब्यूटेन गैस, जिसे आप घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप उसका जब प्रेशर रिलीज करते हैं नोजल लगा के, तो वो आपको सूंघने में ऐसा लगेगा गैस लीक हो रही है, ठीक है, गैस लीक हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि लिक्विड जो है जब वो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर में चेंज होगा, है ना, और वेपर जो है वापस में जब ठंडी हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, तो वो वापस से किस में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड में, और बरसात हो जाती है। यहाँ से एवापोरेशन हुआ, बादल बने, बादल कंडेंस हुए, वापस से बरस गए, इसी को कहेंगे कंडेंसेशन। और उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक हमारा आज का, जिसे कहते हैं एवापोरेशन, जिसे कहेंगे हम एवापोरेशन। व्हाट इज एवापोरेशन? अब आपको एवापोरेशन समझाने के लिए बहुत अच्छे से आपको एक चीज़ समझाता हूँ, तो आपको एवापोरेशन समझ आएगी। ये देखिए नोटबुक है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक में बहुत सारी लेयर्स है, इस नोटबुक में बहुत सारी लेयर्स है। अब मान लीजिए वाटर में भी, इसमें वाटर में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी लेयर हो गई वाटर में, ठीक है। अब अगर इसके सूरज की रोशनी पड़ी इसके ऊपर, ठीक है, तो ये लेयर उड़ गई, ये लेयर उड़ गई, नेक्स्ट लेयर निकल के आई, फिर इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, फिर नेक्स्ट लेयर उड़ गई, फिर इसके अंदर सूरज की रोशनी पड़ी, फिर नेक्स्ट लेयर उड़ गई। तो जो देखिए ऊपर वाली गर्म होकर उड़ रही है, तो अंदर जो निकल रही है वो कैसी होगी, वो ठंडी होगी। तो वो कैसी होगी, ठंडी। दूसरी बात, एवोपोरेशन, जितना उसे एरिया ज़्यादा मिलेगा, जिस चीज़ को एवोपोरेशन में जितना एरिया उसे खुला हुआ मिलेगा, किसको, सन को, उतना एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। अब अगर मैं कंपेयर करूं कि इस कप में और एक इतना बड़ा बीकर है, किसमें एवोपोरेशन जल्दी होगा, इस कप में या इस इतने बड़े बीकर में, किसमें ज़्यादा होगा, तो इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें खुला एरिया, डिस्पोज एरिया सनलाइट में ज़्यादा मिला, ठीक है, ठीक है। तो एवोपोरेशन एक तो सरफेस फिनोमिना है, कैसा है, वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरफेस फिनोमिना, इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कॉल्ड एवोपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर, पहली बात तो, और लिक्विड जो है ना वो वेपर्स में चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की लेयर जो है वो उड़ जाती है, गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूव हो जाती है। गर्म हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ठंडी हवा भारी होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है, याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गर्म हवाएं जो हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेंगी, इसीलिए आपको जो जलती हुई कभी भी आप फ्लेम देखिएगा वो ऐसी होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर, तो जितनी भी लेयर है वो ऊपर की तरफ गई, नीचे जो लेयर रह गई वो होगी ठंडी लेयर, ठीक है। तो सरफेस फिनोमेना होता है, इसीलिए हमें, आप देखिएगा कि हमें ना एवोपोरेशन के टाइम पे, जैसे आपने पानी में किसी में पॉन्ड में हाथ डाला तो अंदर की तरफ ठंडा महसूस होगा, लेकिन ऊपर की तरफ पानी कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की लेयर तो कैसी हो रही है, गर्म उड़ रही है, और अंदर की लेयर कैसी हो गई, ठंडी। देखिए एक्सपोज सरफेस एरिया, आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक्सपोज, बड़ा सरफेस एरिया चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, बड़ा सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर भी हाई चाहिए, टेम्परेचर कैसे चाहिए, हाई। ह्यूमिडिटी में क्या होगा भाई, ह्यूमिडिटी में एवोपोरेशन लो हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा, एवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवोपोरेशन उल्टा, एवोपोरेशन कम हो जाएगा, एवोपोरेशन कम हो जाएगा। विंड ज़्यादा होगी तो एवोपोरेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए आपने सुना होगा कि आप हवा में अगर हवा और धूप में कपड़े डाल देते हैं तो हवा में कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि वहाँ पे उड़ा के जल्दी ले जा रहा है, वो वेपर्स को ज़्यादा तेज उड़ाकर ले जा रहा है। तो अगर एवोपोरेशन आप विंड में देखेंगे तो एवोपोरेशन विंड में ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको इतनी देर समझाना चाह रहा था, एवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। एवोपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, क्योंकि आप देखेंगे उसकी जो नेक्स्ट लेयर है, अंदर की जो लेयर है वो ठंडी होगी, उसकी जो अंदर की लेटेंट हीट है वो वेपराइज हो गई, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप कहूँ एसीटोन अगर आप हाथ पे डाल लें तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि उसने ऊपर वाली लेयर को क्या कर दिया, गायब कर दिया,
और अंदर वाली लेयर क्या करने लगा, ठंडा करने लगा। ठीक है, आपको दूसरा एग्जांपल दूं, आप सॉक्स को गीला करिएगा, आपको गर्मी महसूस हो, सॉक्स को गीला करिएगा, गीला करके पहन लीजिएगा और कूलर के आगे बैठ जाइएगा, तो आपको ठंडा ठंडा पैरों में महसूस होगा। आप बाहर से आते हैं, आप फैन ऑन करते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है, आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि आपका जो पसीना है वो एवोपरेट हो गया, आपका जो स्वेट है वो एवोपरेट हो गया। अब आपकी बॉडी क्या हो रही है, कूल डाउन हो रही है, कूल डाउन। इसका एक और एग्जांपल है, इसको कहते हैं अर्थन पॉट। जो पानी आप देखते हैं अर्थन पॉट में, मिट्टी के उसमें आजकल गर्मी हो रही है, मिट्टी के घड़े में पानी बहुत जल्दी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर पोर्स होते हैं और यहाँ से पानी जो है हल्का हल्का सा एवोपरेट होता रहता है, और ये जो नेक्स्ट लेयर हो गई, इसकी नीचे वाली जो लेयर हो गई, वो कूल डाउन रहती है। इसीलिए अर्थन पॉट को हम लोग यूज़ करते हैं कूलर की तरह, ठीक है, फ्रिज की तरह पानी को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको और बता दूं, जो आपके घर में कूलर लगे हुए हैं, ठीक है, जो एयर कूलर लगे हुए हैं, उनमें जो पानी डाला जाता है, ठीक है, वो पानी जो है वो उनके हनीकॉम्ब पैड से होता हुआ नीचे की तरफ आता है और वो उसको उड़ा देता है, उसकी जो लेयर्स को उनको उड़ा देता है। तो उससे क्या होता है, हमें वो हवा जो है वो ठंडी कूल एयर फेंकता है, कूल एयर फेंकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीचे की लेयर है वो कैसी हो गई, ठंडी हो गई। तो हमेशा जो है एवोपरेशन एक कूलिंग इफेक्ट देता है, ये बात आप याद रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवोपरेशन। तो कूलिंग इफेक्ट आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, एक तो ये सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, सरफेस फिनोमेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, और साथ में एक्सपोज्ड होना चाहिए, बड़ा एरिया होना चाहिए इसके लिए, विंड ज़्यादा होनी चाहिए, विंड भी अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर अगर अच्छा है तो ये अच्छा होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वेपर्स ऑलरेडी बहुत सारी हैं, तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवोपरेशन होगा ही नहीं, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो एवोपरेशन बहुत कम होगा। इसीलिए बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि एवोपरेशन होता ही नहीं है, वेपर्स वहीं की वहीं कैद होकर रह जाती हैं, ठीक है। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा, छोटा सा चैप्टर था, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो प्लीज़ डिस्कस कीजिए मुझे, ठीक है। मैं अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल अगर आप अपने साथ मेरे साथ जो है वो शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, आई विल गिव प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेलकम अगेन, और दोबारा आइएगा, देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, आई एम पुनीत चौहान साइनिंग ऑफ, बाय बाय।